अब ज्यादातर वो साथी मुझे सुन रहे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से 13 महीने तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, जिस किसान आंदोलन में 750 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दे दी, जिस किसान आंदोलन के 13 महीनों के दौरान हम सब लोगों ने मिलजुल के गर्मी का सामना कराया, बारिश का सामना कराया, बहुत तेज सर्दी का सामना कराया, सारी चीजों का मिलजुल के सामना कराया। और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम आप अक्सर एक बात कहा करते, आपने भी स्टेजा पर तो सुनी होगी वह बात, अक्सर जो किसान नुमाइंदे किसान नेता थे वो ये बात कहा करते कि भाई ये सरकार कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर ये 3 कृषि कानून लेकर आई। कॉरपोरेट घराने मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, अंबानी, अडानी, इस तरीके के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। और उस समय जो हमारे कुछ विरोधी लोग थे, खासकर जब हम टीवी डिबेट के दौरान बैठते थे तो भाजपा के प्रवक्ता या उनकी सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ता अक्सर ये बात कहते थे कि भाई ये तो बेवजह कॉरपोरेट घरानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अक्सर वो बीजेपी के उनकी सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ता आरोप लगाते थे कि ये किसान नेता जानबूझ के सरकार को और कॉरपोरेट घरानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबूतों के साथ यह चीज सामने आ गई है कि उन 3 कृषि कानूनों के पीछे कौन था। अब उस चीज के सबूत आ गए हैं जो ये साबित करते हैं कि उन 3 कृषि कानूनों के पीछे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ही थे। यह बात सब सबूत के साथ सामने आ गई। साथियों, अक्टूबर 2017 में एक आदमी शरद मराठे, जिस व्यक्ति को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसका खेती कृषि से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक, एक उसकी कंपनी अमेरिका में, एक उसकी कंपनी भारत में, और उसकी कंपनी का नाम यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। अक्टूबर 2017 में वो शरद मराठे नाम का आदमी अमेरिका से एक ईमेल भेजता है नीति आयोग को। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को एक ईमेल भेजते हैं वे, और उस ईमेल में वो जिक्र करते हैं कि भाई किसानों की आय दोगुनी कैसे करी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, नीति आयोग को हर साल हजारों लाखों ईमेल आती हैं अलग अलग सुझावों के साथ, लेकिन उन हजारों लाखों ईमेलों को कोई नहीं पढ़ता। लेकिन शरद मराठे ने जैसे ही ईमेल भेजी, उनकी ईमेल को तुरंत पढ़ा गया और उसका तुरंत संज्ञान लेकर नीति आयोग की मीटिंग भी बुला ली गई। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, 2016 में उत्तर प्रदेश में एक सभा के दौरान, एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि मेरा सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार काम करेगी। यह बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुनावी सभा में कही थी। और उसके 3 महीने बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक ग्रुप भी बना दिया था, एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया था, एक कमेटी बना दी गई थी कई मिनिस्टर्स की, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप ये चीज देखो कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो। और उन्होंने अलग अलग करके 14 वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और उस मिनिस्ट्रियल कमेटी ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जैसे किसानों से, खेती बाड़ी के एक्सपर्ट से, किसान नेताओं से और लोगों से, कंपनी वालों से, सबसे चर्चा करी थी। लेकिन अक्टूबर 2017 में पिक्चर में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक शरद मराठे, जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं, वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को ईमेल भेजते हैं। तुरंत उनकी लाखों में से सिर्फ उन्हीं की ईमेल को छांटा जाता है। उन्हीं की ईमेल पर चर्चा करने के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुला ली जाती है नीति आयोग में। अपने लेटर में शरद मराठे ने यह साफ लिख दिया कि भाई अगर खेती में फायदा करना है तो छोटी छोटी जमीनों को इकट्ठा करके बड़े फार्म बनाओ और एक बड़े बड़े कंपनी बनाओ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बनाओ, और वो फिर उन फार्मों पे खेती करेंगे और किसान को भी उसका हिस्सेदार बना लियो। किसान भी उस पर अपनी मजदूरी कर लेगा, अपना पेट पाल लेगा। ये स्पष्ट उन्होंने अपनी लेटर में अपनी सोच क्लियर कर दी थी कि उनकी सोच ये है कि भाई छोटी छोटी 2-2, 4-4 किले की खेती से काम नहीं चलेगा।
जो 2-2, 4-4 किले की खेती करते हैं किसान, उनकी जमीन को इकट्ठा करके एक बड़ा सैकड़ों हजारों एकड़ का एक फार्म बनाओ और फिर फार्म पे अनुसार खेती होगी, बड़ी बड़ी हजारों एकड़ में एक साथ खेती होगी। तो शरद मराठे लेटर लिखते हैं, नीति आयोग एक मीटिंग बुला लेती है। और खास बात, शरद मराठे सीधे तौर पे यह भी एक सुझाव देते हैं कि भाई किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए और उस टास्क फोर्स में शरद मराठे को खुद भी शामिल किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने 11 नाम और सुझाव दिए उन लोगों के जिनको उस टास्क फोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। नीति आयोग की मीटिंग होगी और नीति आयोग की मीटिंग के दौरान यह भी चर्चा करी गई और शरद मराठे ने भी यह सुझाव दिया कि उस समय जो एमओएस एग्रीकल्चर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको भी इस मीटिंग में शामिल किया जाए और वो शामिल हुए भी। और 16 लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। उन 16 में तो 8 लोग वे थे जिनके नाम शरद मराठे ने सुझाए थे। और 3 महीने के अंदर सबसे हैरानी की बात यह है, अक्टूबर 2017 में उन्होंने चिट्ठी लिखी नीति आयोग को। 8 दिसंबर 2017 को नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद एक फाइल में लिखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक चर्चा हो चुकी है शरद मराठे के लेटर के बारे में, एक टास्क फोर्स बनाने के बारे में, और जल्द ही पीएमओ का जवाब आएगा, उसका इंतजार किया जा रहा है। और 3 महीने बाद यानी जनवरी में एक टास्क फोर्स बना दी गई। साथियों, सबसे हैरानी की बात यह है जो समझने की है, जिस शरद मराठे को खेती का ख नहीं पता, जिस शरद मराठे को कृषि का क नहीं पता, जिसको खेती बाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसने खुद कभी खेती नहीं करी, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, उसके कहने पे, उसके सुझाव पे एक टास्क फोर्स बना लिया गया उन लोगों का भविष्य तय करने के लिए जो भारत की 80% आबादी बनाते हैं। भारत की जनसंख्या का 80% खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। करोड़ों किसानों की जिंदगी के भविष्य के बारे में फैसला लेने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति शरद मराठे को दे दिया गया जिसको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं। साथियों, यह चीज साबित कर देती है कि यह मोदी सरकार खेती बाड़ी के बारे में, किसानों के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। किसानों के बारे में इसको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए किसानों के भविष्य को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया जिसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, जनवरी 2018 में वो टास्क फोर्स बन गया शरद मराठे के कहने पे। और उसी टास्क फोर्स के एक सदस्य ने एक पत्रकार को कहा कि भाई जो ये सरकारी सुझाव आते हैं ना, सरकारी सुझावों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ नए सुझाव लाने पड़ेंगे जो कॉर्पोरेट ड्रीवन हो, जो कॉर्पोरेट के अनुसार जो सुझाव हो। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और रिपोर्ट तैयार करते समय, रिपोर्ट पे तैयार करने से पहले शरद मराठे ने नीति आयोग से यह भी मांग करी कि उनको एक जगह दी जाए जिसमें वो अपना काम कर सकें, जिस पर वो रिपोर्ट तैयार कर सकें, कंप्यूटर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने का खर्चा भी दिया जाए। और नीति आयोग ने तुरंत उनकी सारी मांग मंजूर कर ली। उन्होंने जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो रिपोर्ट तैयार करते समय उस टास्क फोर्स ने, जो तुरंत 3 महीने में बना दी गई, ना तो किसी किसान संगठन से बात करी, ना किसी किसान से बात करी, ना किसी किसान एक्टिविस्ट से बात करी, ना किसी खेती बाड़ी के जानकार से बात करी। उन्होंने बात करी तो सिर्फ अडानी ग्रुप से, आईटीसी ग्रुप से, पतंजलि ग्रुप से, बिग बास्केट ग्रुप से, महिंद्रा ग्रुप से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से सिर्फ उन्होंने बात करी और उनके सुझाव मांगे, उनसे मीटिंग करी। एक मीटिंग के दौरान अडानी ग्रुप के अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, जो आवश्यक वस्तुओं के, जो जितनी भी एक खेती की, कृषि की आवश्यक वस्तु है, आवश्यक जो फसल है जिनकी हर आदमी को जरूरत पड़ती है, चाहे प्याज हो, टमाटर हो, इनके ऊपर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत स्टॉक करने की एक लिमिट तय करी गई है, उस लिमिट को हटाया जाए। यह सिफारिश करी अतुल चतुर्वेदी जो अडानी ग्रुप से थे।
उस टास्क फोर्स की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, अतुल चतुर्वेदी ने, कि जब तक स्टॉक करने की लिमिट नहीं हटाई जाएगी तब तक बड़े कॉर्पोरेट घराने एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आएंगे। यह रिकमेंडेशन अडानी ग्रुप की तरफ से 2018 में हुई थी। और आपको याद होगा कि जब 3 कृषि कानून लाए गए उसमें तो एक कानून यह भी था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो स्टॉक करने की लिमिट है उस लिमिट को हटा दिया जाए। और उसमें एक लाइन ये थी कि स्टॉक करने की लिमिट सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाओगे, जो प्रोसेसिंग करेंगे, यानी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने होंगे जो किसान से फसल लेकर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, गेहूं का आटा बना देंगे, उनको सिर्फ स्टॉक करने की छूट दी जाएगी। यह दूसरा कानून था 3 कृषि कानूनों में से। इसके अलावा आईटीसी ग्रुप ने अपने सुझाव दिए, पतंजलि ग्रुप ने अपने सुझाव दिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप होनी चाहिए, वे किसान को अच्छी क्वालिटी का बीज देंगे, सारी चीजें देंगे, फिर उससे फसल खरीदने का एग्रीमेंट भी करेंगे। महिंद्रा ग्रुप ने यह सुझाव दिया कि भाई एक रेंट पर ट्रैक्टर देने की एक शुरुआत करी जाए। उस योजना का उन्होंने नाम दिया अब ट्रैक्टर कॉल करो, किराए पर किसानों को ट्रैक्टर दे देंगे। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि गुजरात में उसकी एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर एक SEZ में एक स्पेशल खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, जहां खेती बाड़ी के बारे में रिसर्च हो और वो जानकारी फिर पूरे देश में दी जाएगी। और वो पूरा सेटअप बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने प्रपोज किया कि 60% 60% खर्चा सरकार उठावे और 40% खर्चा अडानी ग्रुप उठा लेगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 कृषि कानून तो आए थे 5 जून 2020 को, लेकिन 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून आने से पहले ही अडानी ग्रुप ने बड़े बड़े साइलोज बनाने की शुरुआत कर दी थी। यानी इसका मतलब 3 कृषि कानून आने से पहले ही अडानी ग्रुप को यह मालूम चल गया था कि इस तरीके के कानून लाए जाएंगे, क्योंकि खुद उसके द्वारा इन चीजों की सिफारिश करी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात और साथियों, यह पूरा सेटअप हो गया, किसी और से सुझाव नहीं मांगा गया, ना किसी किसान से, ना किसी किसान नेता से, ना किसी किसान संगठन से। और हैरानी की बात तो यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 साल हो गए और देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के इतिहास में जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी किसान प्रतिनिधिमंडल को, एक भी न्यूट्रल और निष्पक्ष किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय नहीं दिया। और अगली बात भाइयों, ये रिपोर्ट तैयार कर देती है टास्क फोर्स और उसके बाद ये 3 कृषि कानून ला दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अशोक डलवई है जो कृषि वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि भाई जो अगर ये आप स्टॉक लिमिट पे से ये लिमिट हटाओ स्टॉक करने के, इससे तो एक काम कर लो, सिर्फ उन्हीं कॉर्पोरेट को छूट देना जो किसान से डायरेक्ट MSP पर फसल खरीदते हैं। लेकिन उनके सुझाव को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो MSP को गारंटी कानून बनाने की बात कर रहा था। उनके सुझाव को निकाल दिया गया और ये 3 कृषि कानून ला दिए गए। और कृषि कानूनों का एजेंडा क्या था वो आप सबने पता है कि मंडियां खत्म करनी थी। उन कानूनों के माध्यम से मंडियां खत्म हो जाती तो पूरे तरीके से कॉर्पोरेट घरानों का ही कृषि के क्षेत्र पर कब्जा हो जाता। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति शरद मराठे, और एक और बात, ना वो सिर्फ इस टास्क फोर्स में शामिल किए गए, इस टास्क फोर्स के अलावा एक आयुष जो मंत्रालय है दवाइयों का, आयुष मंत्रालय के लिए भी एक टास्क फोर्स बनाया गया था, उसका भी चेयरमैन शरद मराठे को बनाया गया था। यानी ऐसे लोग जिनके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध होते हैं, उनको ही ये सरकार नीति बनाने की जगह बैठाती है। आप एक चीज को समझ लो, ये सरकार नीति बनाती है कॉर्पोरेट घरानों के लिए, और नीति बनाते कौन है? उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हुए लोग, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है नीति बनाने की। और वो नीति बनाने के लिए जब मीटिंग करते हैं तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के नुमाइंदों को बुलाया जाता है जिन कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए वो कानून बनाए जाते हैं। और सरकार खेती पर कॉर्पोरेट का कब्जा क्यों चाहती है, इसको भी आप समझ लो। सरकार की WTO की, IMF की सिर्फ एक सीधी सीधी नीति है, और वो नीति ये है कि भाई खेती को घाटे का इतना सौदा बना दो, इतना घाटे का सौदा बना दो खेती को,
कि एक किसान अपनी जमीन बेचने पर खुद मजबूर हो जाए। मान लो आपको खेती में 2 पैसे बचेंगे तो आप अपनी जमीन बेचने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन आपको यदि लगातार खेती में घाटा ही घाटा होगा, घाटा ही घाटा होगा, तो फिर हर कोई ये सोचेगा भाई जमीन न अपनी बेचो, और वो औने पौने दामों पर बेचने का प्रयास करेगा। तो एक योजना के तहत 1990 के बाद से खेती को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है, ताकि किसान अपनी जमीन सस्ते रेट पर बेचने पर मजबूर हो जाए और उस सस्ती जमीन को कॉर्पोरेट घराने खरीद ले, और फिर उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को वही किसान जिनकी जमीन बिक जाओगी, वही किसान सस्ते मजदूर के तौर पर उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों को उपलब्ध हो जाएंगे बंधुआ मजदूर के तौर पर। सरकार की जो निगाह है, कॉर्पोरेट घरानों की जो निगाह है, उनकी नजर, उनकी निगाह आपकी जमीन पे है। एक ये जमीन ही है जो आपको ताकत देती है, जो आपको स्वाभिमानी बनाती है, और आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए ही मोदी सरकार ने सत्ता मारते ही 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बदलने के लिए वो अध्यादेश लेकर आए थे। 2014 में 3 बार अध्यादेश लेकर आई थी मोदी सरकार, लेकिन तीनों बार अध्यादेश उनके फेल हो गए थे 2014 में, क्योंकि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो राज्य सरकारें अपनी विधानसभाओं में कानून पास करो। 16 राज्यों ने वो कानून पास कर दिए। जैसे हरियाणा में 24 अगस्त 2021 को वो कानून पास होया। उस कानून के तहत अब कोई कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान नहीं। 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बनवाया गया था, 119 साल के स्ट्रगल के बाद, 119 साल के संघर्ष के बाद, जो कुछ हद तक किसानों के पक्ष में था, जो ये कहता था कि भाई किसान की जमीन का एक्वायरमेंट करना है तो पहले 70% किसानों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। यानी 100 किसानों की जमीन का अगर एक्वायरमेंट करना है तो 70 किसानों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। जब 70% किसान सहमत हो जाओगे तभी जमीन का एक्वायरमेंट हो सके है, और जमीन का एक्वायरमेंट जब होगा तो कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर किसान को दिया जाएगा। इन सारे प्रावधानों को 16 राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी खत्म कर दिया गया। अब कोई तो किसान को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान नहीं, अब कोई किसान की 70% सहमति लेने का प्रावधान नहीं। कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए यह बदलाव उस 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में करे गए। अब भाइयों फैसला हमने और आपने करना है कि हमने आपने जागरूक होना है। ये तो कभी स्पष्ट हो गया कि भाई 3 कृषि कानून किसके कहे पिलाए गए थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट पत्रकारों का ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये सारी जानकारी सबूतों के साथ छापी है। सारे सबूत उनके उपलब्ध हैं। उनकी जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने सारे प्रूफ दिए हैं, वो सारे कागज भी दिखाए हैं जो आपस में पत्राचार हुआ इनके बीच में। उन दोनों रिपोर्ट्स के लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूंगा। अब तो बिल्कुल स्पष्ट होगी ना बात कि कॉर्पोरेट घरानों के कहने पर 3 कृषि कानून लाए गए। कॉर्पोरेट घरानों के कहने पर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून सरकार द्वारा बदला गया। ये वही सरकार है 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया था कि यदि कोई भी राज्य सरकार अपने किसानों को फसलों पर बोनस देगी तो केंद्र सरकार की एजेंसियां उस राज्य सरकार से अनाज नहीं खरीदेंगी। यानी फसलों का बोनस ही सरकार ने बंद कराया। तो फैसला ही आपने करना है कि इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक हो गया नहीं होगे। इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करोगे या नहीं करोगे। अब फैसला हमने और आपने करना है। ये राजनेता जो प्रयास करेंगे अपने जाति और धर्म के नाम पर बांटने का, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का, जाति के नाम पर बांटने का, ताकि हम उन मुद्दों में उलझे रहे और यह सरकार पीछे से कॉर्पोरेट घरानों की नीति लागू करके हमारी और आपकी जमीन सारी उन कॉर्पोरेट घरानों को सौंप दे, हमारी और आपका कृषि क्षेत्र पूरे तरीके से बर्बाद कर दे। जब हमें हिंदू मुसलमान के जातिवाद के मुद्दों में उलझे रहेंगे, हमारा ध्यान अपनी खेती के बारे में होगा ही नहीं, हमारा ध्यान खेती की नीतियों के बारे में होगा ही नहीं, तो इस सरकार को आसानी है जिस तरीके से चाहे उस तरीके से किसान को बर्बाद कर देंगे ये। तो एक फैसला हमने आपने करना है कि हमने हिंदू मुसलमान के पंग्या में पड़ के अपना जीवन, अपना भविष्य बर्बाद करना है, या खेती किसानी नौकरी रोजगार के मुद्दे पर डटे रह के अपना भविष्य बचाना है। फैसला आपने करना भाई, नहीं तो इसी तरीके की सरकार आती रहेंगी और इसी तरीके की सरकार, इसी तरीके के शरद मराठे नाम के आदमी को, जिसको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसका दूर दूर तक खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे आदमियों के हाथ में करोड़ों किसानों का भविष्य सौंप दिया था इस सरकार ने।
वो तो धन्यवाद है उन 750 शहीद किसानों का जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी किसानी को बचाने के लिए, मंडियों के बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए।